सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों। पार्ट बी की अगला अध्याय। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सब लोग जब आप सिलेबस को देखोगे तो वहां पे एक शब्द लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स ये लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र का परिचय। बस इतनी बातें लिखी हुई है और इतनी बातों में आपको बता दूं, इसके आगे बस एक बात लिखाई हुई है। लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बस ये लिखा हुआ है और इसमें इतने सारे टॉपिक हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। लगभग बहुत सारे कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के इसमें कवर कर दिए गए हैं। बिना किसी सिंगल टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस रिसोर्सेस यानी संसाधन शब्द का मतलब जानना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि संसाधन शब्द का मतलब आपको नहीं पता। संसाधन शब्द का मतलब अगर आपको जानना है तो बस आप इतना जानिए डेफिनेशन के जरिए। अच्छा, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं उसका आप लोगों को नोट्स भी बनाते हुए साथ के साथ चलना है। संसाधन का मतलब बस इतना सा है कि ऐसी वो सारी वस्तुएं जिन भी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग संसाधन बोलते हैं। चाहे रोड हो, चाहे पार्क हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे चेयर हो, चाहे टेबल हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कैमरा हो, व्हाइट बोर्ड हो, लाइट बोर्ड हो, पेन हो, है ना, मार्कर हो, A to Z, है ना। तो संसाधन का मतलब अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो क्या, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड। ये बात हमने पहले भी लिखवाया हुआ है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड, दुनिया की वो सारी चीजें संसाधन हैं जिन भी चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिन चीजों जो भी चीजें उपयोग में आई जाती हैं उसको संसाधन बोलते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से आती है कि जो संसाधन होता है, संसाधन हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। रिसोर्सेस जो होते हैं, जो संसाधन, ठीक है, संसाधन। अभी इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, वो सब लोग लिखेंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, पहले इकोनॉमिक्स नहीं है, पहले कुछ कुछ चीजें जो है उसको समझिए। प्यारे दोस्तों, जो संसाधन है, इस संसाधन के दो पार्ट है। मतलब क्या, दो तरीके से संसाधन को क्लासिफाई किया गया। एक जो संसाधन होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं? एक जो संसाधन होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस, और दूसरा जो संसाधन होता है उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अभी इकोनॉमिक रिसोर्सेस क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस क्या होता है इसको समझते हैं। नॉन इकोनॉमिक को अगर आप हिंदी में बोलोगे तो उसको हम बोलते हैं गैर आर्थिक संसाधन। क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस का जो अगर नाम दोगे तो आपका आंसर नाम है गैर आर्थिक संसाधन। अब ये गैर आर्थिक संसाधन क्या होता है? अच्छा, इकोनॉमिक रिसोर्सेस का मतलब होता है हमारा आर्थिक संसाधन। क्या होता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेस का मतलब होता है हमारा आर्थिक संसाधन। कहानी अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इकोनॉमिक रिसोर्सेस, नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस क्या होता है समझिए। ऐसे संसाधन जिन संसाधनों की देश में कमी है, जो संसाधन वांट्स के अनुसार या डिमांड के अनुसार, है ना, उन संसाधनों की कमी है या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, वो संसाधन इकोनॉमिक या आर्थिक संसाधन कहलाएंगे। बट ऐसे संसाधन जो असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जो अनलिमिटेड मात्रा में उपलब्ध हैं, वो हमारे पास नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ जल्दी से फास्ट? नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस कहलाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि सर ये नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस का नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस का आप मुझे बताइए कि एग्जांपल बता सकते हैं क्या? नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस का आप एग्जांपल बता सकते हैं? कोई है? बताओ जल्दी से फास्ट। क्या आप सब लोग नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस का आप एग्जांपल बता सकते हैं? कमॉन बताइए। देखिए, जैसे एक बात बताओ, क्या सनलाइट रिसोर्सेस है? बिल्कुल है। क्या सनलाइट, सूर्य का प्रकाश रिसोर्सेस है? बिल्कुल है। क्या एयर रिसोर्सेस है? बिल्कुल है। तो ये जो सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ये एक रिसोर्सेस है, ये एक संसाधन है कि नहीं है? और अगर ये एक रिसोर्सेस है तो आप मुझे बताइए प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताइए क्या ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है या असीमित? तो आपका आंसर एक ही आएगा सर, ये असीमित मात्रा में उपलब्ध है। ये ऐसे संसाधन हैं जो असीमित मात्रा में क्या है, उपलब्ध है। तो ऐसे संसाधन को नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अब मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अगर आपको लिखना है तो अगर आपको अगर इसका डेफिनेशन लिखना है तो बड़े प्यार से आप लोग लिख सकते हो। क्या? दोज रिसोर्सेस। क्या लिखोगे? दोज रिसोर्सेस, ठीक है, विच आर प्रेजेंट, विच आर प्रेजेंट, ठीक है, अनलिमिटेड इन नेचर, ठीक है, अनलिमिटेड इन नेचर। ऐसे वो सभी संसाधन जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है। हिंदी वाले लिख लीजिएगा,
है ना, ऐसे वो सभी संसाधन, हिंदी में लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है। जैसे अगर हम लोग बात करें सनलाइट, जैसे हम लोग बात करें एयर, जैसे हम लोग बात करें वाटर, जैसे हम लोग बात करें इत्यादि इत्यादि। ठीक भाई, समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसे संसाधन को गैर आर्थिक संसाधन यानी नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस कहते हैं। बट ऐसे वो संसाधन जो, जिन संसाधनों की कमी है, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात करें जैसे चेयर है, टेबल है, फैन है, फर्नीचर है, लकड़ी है ना, कैमरा है, व्हाइट बोर्ड है, लाइट है, इन सब संसाधनों की क्या है, कमी है। आज इन सभी संसाधनों की कमी है, तभी जाके इनकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, तभी जाके इनकी एक मौद्रिक कीमत है। इस बात से सहमत है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तभी जाके क्या है बताओ, इनकी एक मौद्रिक वैल्यू है, मौद्रिक कीमत है। अगर मैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस की बात करूं, मैंने यहां लिखा हुआ है क्या, देखो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस की बात करूं, आर्थिक संसाधन, ऐसे वो संसाधन जिन संसाधनों की कमी है, मैंने लिखा हुआ है क्या, देखो ऐसे संसाधन, देखो ऐसे संसाधन जिन संसाधनों की है ना, की कमी होती है। ठीक, कमी होती है। तो दोज रिसोर्सेस विच आर बीइंग लिमिटेड इन नेचर, है ना, दोज रिसोर्सेस, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, दोज रिसोर्सेस विच आर बीइंग लिमिटेड इन नेचर, दैट इज कॉल्ड क्या, इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अब प्यारे दोस्तों, यहां पे कहानी आती है, आप लोग लिख सकते हो क्या, जैसे वुड की बात कर सकते हैं, हम चेयर की बात कर सकते हैं, टेबल की बात कर सकते हैं, है ना, एक्सेट्रा, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप राइस की बात कर सकते हो, है ना भाई, राइस की बात कर सकते हो, वीट की बात कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या है बताओ, एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? अच्छा, एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से भाई, एक इकोनॉमिक रिसोर्सेस, दूसरा नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस, दोनों में से ऐसा कौन सा संसाधन है जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है? तो आप कहोगे सर जी, क्या आपसे कोई बोलता है क्या कि धूप में खड़े हो जाओ और आप 50 रुपए का धूप ले लो? नहीं। कोई कहता है क्या आप हवा में खड़े हो, आपको जो हवा आ रही है वो 100 रुपए का हवा मिल गया? नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस होता है या गैर आर्थिक संसाधन होते हैं, इनकी कोई भी मौद्रिक वैल्यू नहीं होती, कोई भी मौद्रिक वैल्यू, नो मॉनेटरी वैल्यू, किसी भी प्रकार का मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता। बट अगर मैं बात करूं चेयर, टेबल, फैन, फर्नीचर, अगर आप इनको लेने जाओगे तो इसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, इसकी एक मॉनेटरी वैल्यू, है ना, मॉनेटरी वैल्यू समझ रहे हो, यानी इसकी कोई एक मौद्रिक कीमत होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कहानी कुछ ये आती है कि सर, इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम किन संसाधनों के बारे में अध्ययन करते हैं? सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्र में ऐसे किन संसाधनों के बारे में गहन अध्ययन करेंगे, या किन संसाधनों के बारे में अर्थशास्त्र हमारा अध्ययन कराना सिखाता है? अर्थशास्त्र हमारा नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस के बारे में नहीं सिखाता। हम नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेस के बारे में पढ़ाई नहीं करते। अब यही तक यहाँ पे इसकी समाप्ति है। हम हमेशा आर्थिक संसाधन, इकोनॉमिक रिसोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। मैं अभी डायरेक्ट में यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखूंगा कि डायरेक्ट मैंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिख दी, नहीं। अभी तो पहले आप समझो, पहले पूरा डेप्थ समझो, इंटरेस्ट जगाओ इकोनॉमिक्स में। डेफिनेशन तो कभी भी पढ़ लेंगे। चलिए, अब प्यारे दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ। जस्ट सपोज ये कोई, जस्ट सपोज मान लो ये कोई पी नाम का कोई किसान है। कोई एक पी नाम का कोई किसान है। उस किसान ने क्या किया, 1000 किलो, कितना मैंने बताया, 1000 किलो चावल का उत्पादन किया। पी नाम का जो कोई किसान है, 1000 किलो चावल का उत्पादन किया। मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो कि भारत देश में मान के चलो, हालांकि 125 करोड़, 140 प्लस करोड़ की जनसंख्या है, मगर हम लोग ये मानते हैं कि भारत देश में 1 लाख लोग रहते हैं। मानना ही तो है, मान लेते हैं भाई, मोटा मोटा मान लेते हैं 1 लाख लोग रहते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया हमारे पास चावल कितना है, हमारे पास मात्र जो चावल है वो 1000 किलो चावल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो संसाधन कितना उपलब्ध है बता दो एक बार जल्दी से, फास्ट। आपने कहा सर सिर्फ 1000 किलो। अब यहाँ पे कितने लोग हैं हमारे पास, 1 लाख लोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मांग कितनी है? तो आपने कहा सर मांग जो है वो 1 लाख लोगों की है। अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं कि क्या 1000 किलो चावल, क्या 1 लाख लोगों में वितरण किया जा सकता है? क्या 1000 किलो जो राइस है, 1000 kg राइस, क्या 1 लाख लोगों की मांग के अनुसार वितरण किया जा सकता है? 1 लाख लोग जितने जितना केजी की मांग करें, क्या उतना वितरण किया जा सकता है? मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक व्यक्ति इसमें, कोई एक किलो बोलेगा, कोई 5 किलो बोलेगा, कोई 10 किलो बोलेगा। इसमें से कोई होंगे जो बोलेंगे 200 किलो दे दो, कोई कहेगा 500 किलो दे दो, कोई कहेगा 1000 किलो दे दो, क्योंकि डिमांड है भाई, किसी की डिमांड कितनी भी हो सकती है।
किसी की डिमांड तो कितनी भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या इस 1000 किलो चावल को क्या आप इस 1 लाख लोगों में बांट सकते हो? तो आपका एक ही आंसर आएगा कि सर जी नहीं, 1000 किलो चावल कभी भी हम लोग 1 लाख लोगों में नहीं बांट सकते। ये असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। बट मैं कहता हूं पॉसिबल है। बट मैं कहता हूं एज अ इकोनॉमिक्स का टीचर होके मैं कहता हूं बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं इस 1000 किलो चावल को 1 लाख लोगों में बांटूंगा। तो आप बिल्कुल अपना एकदम सरप्राइज को ऐसे कर दोगे, माय गॉड सर कैसे कैसे आप 1000 किलो 1 लाख लोगों में बांटोगे? मैं कहता हूं भाई इसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, अर्थशास्त्र का अध्ययन हमें यही सिखाता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन मोटे मोटे तौर पर मैं बात करूं एकदम बिल्कुल ऊपरी तरीके से, कि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो हमें यही सिखाता है कि कैसे हमारे पास जो सीमित संसाधन हैं और असीमित इच्छाओं में कैसे इसका एक प्रकार से वितरण किया जाए, कैसे हम सब लोग सीमित संसाधनों को असीमित इच्छाओं में उसको एडजस्ट करें, एलोकेट करें। इसका जो एक प्रकार का जो ज्ञान है, इसका जो अध्ययन है, वो अर्थशास्त्र नामक एक विषय कराता है। उसी विषय को अब हम लोग बड़े बेहतरीन तरीके से शुरुआत करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे 1000 किलो जो चावल है, क्या उपलब्धि नहीं है? क्या बिल्कुल चावल उपलब्ध नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी यहाँ पे इस सिचुएशन को हमने नाम दिया, देखो क्या, इस सिचुएशन को हमने नाम दिया प्यारे दोस्तों, क्या, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, एक नाम दिया, एक स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस एक नया टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं संसाधनों की कमी। क्या बोलते हैं? संसाधनों की कमी। अब प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो संसाधनों की जो कमी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा सिचुएशन है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस एक ऐसा सिचुएशन है कि एक ऐसी स्थिति है जब डिमांड्स अधिक हो और हमारे पास रिसोर्सेस कम हो। आप लोग लिख सकते हो क्या कि इट इज अ सिचुएशन। अगर आपको कोई पूछे कि ये होता क्या है, तो आप कहोगे सर जी ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सर वस्तुओं की जो डिमांड यानी मांग, जिसमें एक ऐसी स्थिति जहां पे डिमांड यानी मांग बहुत अधिक होती है, बट जो रिसोर्सेस यानी संसाधन, रिसोर्सेस यानी क्या मेरे प्यारे दोस्तों, संसाधन, वो हमारे पास क्या होते हैं बताओ? वो हमारे पास कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों कम होते हैं। कैसा होते हैं? कम होते हैं। तो आप इस फ्लो चार्ट के जरिए, है ना, इस फ्लो चार्ट के जरिए आप कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं, इस पूरे एक लाइन में। तो देखिए, हमें पढ़ना उतना ही है जितना हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है। अब मैं चाहूँ उसमें 4-5 लाइन लिखवा दूं, आप कहोगे सर जी क्या लिखवा दिया? एक एक लाइन में हमें उसका सवाल का हमें हमारे दिमाग में उसकी इमेज अच्छी होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, संसाधनों की कमी नामक एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है, अब आइए समझते हैं। अब इकोनॉमिक्स जो है, आपने पढ़ा भी होगा, आपने देखा भी होगा कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहां से आया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, अच्छा पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इसको एक बार जल्दी से फास्ट नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया मेरे प्यारे दोस्तों? इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे और एक अब इकोनॉमिक्स की मैं उत्पत्ति पे बात करता हूँ। अभी तो हमने ये बात किया, अभी तो हमने थोड़ा सा, मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूँ, ECONOMICS, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स ये जो शब्द है, ये OIKO, है ना, NOMIA, ये ऑइको नामिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये जो ऑइकोनोमिया है, ये 2 शब्द से मिलकर बना है। ये है एक तो OIK, ठीक है, OIKO, है ना, और एक हमारे पास दूसरा है NAMIA, ठीक है। ये हमारे पास ऑइको और नामिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ऑइको मतलब होता है, ठीक है, ये, अच्छा, ऑइकोनॉमिया एक ग्रीक वर्ड है, लिख लीजिएगा इसको, इसी तरीके से फ्लोचार्ट बनाइएगा। ये एक ग्रीक शब्द है। क्या बोलोगे? ये यह एक ग्रीक शब्द है। क्या है? यह एक जो है ग्रीक शब्द है, ठीक है, ग्रीक शब्द से यह डेरिवेट किया गया है। ऑइको मतलब होता है हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? घरेलू। हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू। और इस तरीके से हमारे पास नामिया का मतलब होता है क्या? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं, अगर मैं इसका इंग्लिश मीनिंग निकालूं, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। क्या होता है बताओ? प्रबंधन। तो अभी आप कहोगे सर जी इतनी बड़ी इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ 2 लाइनों में छुपी हुई है। मैंने कहा जी बिल्कुल,
अभी देखो सर, दो लाइनों में छुपी हुई इसका मतलब ये हुआ कि सर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? सिंपल हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का मतलब सिंपल है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, पता है क्या? इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव है। तो अब यहाँ पे कहानी आती है, कैसे हमने घरेलू प्रबंधन यानी इकोनॉमिक्स को, सॉरी, कैसे हमने घरेलू प्रबंधन को हमने इकोनॉमिक्स का दर्जा दिया? ये सवाल पैदा होता है। ये एक सवाल मन में आता है कि कैसे हमने घरेलू प्रबंधन को हमने इकोनॉमिक्स का दर्जा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके घर में आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन जो भी पैसा कमाते हैं, मान के चलिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं और उनमें उस परिवार में आपके जो पिताजी हैं वो मुख्य कमाने वाले व्यक्ति हैं। मान के चलिए वो 10,000 रुपये महीने कमाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। उन्होंने महीने में 10,000 रुपये कमाया। अब आपकी मम्मी भी है, आपका एक भाई भी है और आप खुद भी हैं, ठीक है? या है ना? और इस तरीके से वो आपके 2 भाई भी हैं और आप खुद भी हैं। तो इस तरीके से समझिए कि अब उस 10,000 रुपये, अभी संसाधन कितना है? मात्र 10,000 रुपये। जो आपके पापा जो इनकम कमा के लाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये कमा के लाए। वो संसाधन सीमित है ना, वो 11,000 हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। बट अगर मैं बात करूं, संसाधन तो सीमित है। अब बट उसी 10,000 में मम्मी को सभी सब्जी का भी खर्चा देखना है, मर मेहमान का भी खर्चा देखना है, अब बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है, आपके भी कुछ अपने ऐश होंगे, मतलब एक प्रकार से कुछ आपकी भी कॉपी किताब और कुछ हमने मूवी वूवी देखना, जो भी कुछ छोटे मोटे खर्चे होंगे, आपको भी कुछ पार्टी वार्टी किटी पार्टी करनी होगी, है ना? ये भी, और कुछ फादर को भी अपने खर्चे देखने होंगे। तो अब सबकी इच्छाएं, हर कोई चाहता है डेली पार्टी करे, डेली डांस करे, डेली यहाँ घूमने जाए वहाँ घूमने जाए, हर कोई चाहता है। बट क्या है, संसाधन सीमित है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, इसके वजह से वो नहीं जा पाता। अब उस 10,000 रुपये को पापा अब इस तरीके से उस 10,000 रुपये का मैनेजमेंट करते हैं जिससे कि मम्मी, भाई, बहन और उनका जो मतलब उनके बेटे, हर एक लोगों की इच्छाएं बहुत अच्छे तरीके से पूर्ति हो जाती है और सभी लोग खुश तरीके से, मतलब खुशहाल रहते हैं। आपने देखा होगा, कुछ ऐसे घर आपने देखे होंगे कि वहां पे पैसा तो बहुत कम कमाते हैं लोग। कुछ ऐसा घर आपने देखा होगा कि उस घर में लोग पैसा तो बहुत कम, मतलब उस घर में जो लोग मेन जो कमाने वाला व्यक्ति है, पैसा तो बहुत कम कमाते हैं, बट वहाँ के उस वो जो घर है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहता है, बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहता है। समझ रहे हो ना? तो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहना, बहुत ज़्यादा खुशहाल रहना, तो ये क्या प्रतीत होता है कि उनके पास जो भी संसाधन आ रहे हैं, उस संसाधनों का बड़ा उपयुक्त तरीके से, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसका क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो उस व्यक्ति को अर्थशास्त्र बहुत अच्छे तरीके से आता है, जो व्यक्ति ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर पाता है, जो भी व्यक्ति संसाधनों का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएगा, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक प्रकार से वो उसको इकोनॉमिक्स भी अच्छे तरीके से आती है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब भी यही होता है कि कैसे संसाधनों का अच्छे तरीके से या बेस्ट तरीके से कैसे उपयोग किया जाए, इसकी भी जो स्टडी है वो भी हमारे पास इकोनॉमिक्स कराता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये फ्लो चार्ट एक बार मैं स्क्रीन से हटता हूं, एक बार प्लीज आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं आगे की कहानी। तो अभी, और ये इकोनॉमिक्स का तो हमने बात देख लिया, समझ लिया, सीख लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये आता है क्या, हमारे पास जो इकोनॉमिक्स जो शब्द है, ये जो इकोनॉमिक्स जो शब्द है, इकोनॉमिक्स, ठीक है? अभी जो इकोनॉमिक्स जो विषय है, इस विषय को अगर आपको देखो, इसका डेफिनेशन अगर देखना है, तो डेफिनेशन हम लोग देखो दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? एक तो सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, क्या पहला कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है? ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। क्या लिखोगे? संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, कुशलतम प्रयोग अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है? प्रयोग ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अब इस तरीके से यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या दूसरा, या आप तो ये लिख सकते हो पहला, आप दूसरा डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे। सेकंड, कि मेरे प्यारे दोस्तों, इट स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर in such a manner that
हाउ टू एडजस्ट द स्केर्स रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, लिमिटेड वांट्स। तो आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या, मानव व्यवहारों का अध्ययन इस प्रकार किया जाए जिससे, है ना, क्या बोल सकते क्या, सीमित संसाधन को असीमित इच्छाओं में कुशलतापूर्वक अच्छे से वितरण किया जा सके, अच्छे से वितरण किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मुख्य डेफिनेशन के रूप में हमने देख लिया, बता दिया। तो हालांकि आप ये लिख लो, ये लिख लो, एक ही बात है। इकोनॉमिक्स की अपनी एक स्टैंडर्ड कोई डेफिनेशन आज तक नहीं है। इकोनॉमिक्स हालांकि मतलब हर एक व्यक्ति ने अपना, चाहे वो हमारे पास पॉल सैमुअल्सन जी हों, चाहे रॉबिन्स जी हों, सब ने अपना अपना अलग अलग ना, सर एडम स्मिथ जी हों, सब ने अपना अपना अलग अलग डेफिनेशन दिया हुआ है। बट इकोनॉमिक्स इज जस्ट व्हाट, अगर देखा जाए तो स्कैर्स रिसोर्सेज को कैसे अनलिमिटेड वांट्स में एडजस्ट करना चाहिए, कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, दिस इज द व्हाट, इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोला करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं आगे। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, अर्थशास्त्र की बात करूं, अर्थशास्त्र मेरे प्यारे दोस्तों दो तरीके से इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। एक तो सब्जेक्ट के आधार पर, यानी हमने विषय के आधार पर हमने डिवाइड किया हुआ है, और इस तरीके से नेचर, यानी हमने प्रकृति के आधार पर हमने डिसाइड किया हुआ है। सब्जेक्ट के आधार पर हमारे पास जो इकोनॉमिक्स होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, लिख लीजिए। एक होता है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और नेचर के हिसाब से, प्रकृति के आधार पर इकोनॉमिक्स का वर्गीकरण दो तरीके से किया गया है। एक पॉजिटिव, जिसको सकारात्मक अर्थशास्त्र बोलते हैं, सकारात्मक अर्थशास्त्र बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास नॉर्मेटिव। ठीक है, नॉर्मेटिव, जिसको हम लोग मानक अर्थशास्त्र बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, मानक अर्थशास्त्र बोला करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र बोला करते हैं, और इसको हम लोग समष्टि बोला करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दो शब्द हमारे पास यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमें व्यष्टि समष्टि में क्या अंतर है, आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम लोग इसको भी समझेंगे। स्टार्ट करें। देखिए, माइक्रो में अभी एक शब्द देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ आई। माइक्रो में जो शब्द है ना भाई, ये आई देखो, आई, इस आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत। आई मतलब होता है इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल मतलब होता है क्या, एक प्रकार से एक व्यक्ति। जब भी एक व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, क्या बोला मैंने, जब भी हम लोग एक व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले विषय में करेंगे। एक प्रकार से समझिए ये दो किताब है। अब दो किताब, ये वाली किताब क्या बताती है, किसी एक व्यक्ति के व्यवहारों के बारे में अध्ययन बताती है कि भैया एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, एक वस्तु को बनाने में कितनी लागत लगी, एक वस्तु को, एक व्यक्ति अपनी कितनी मांग रख रहा है, एक व्यापारी कितना बाजार में माल बेच रहा है, एक 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 एक। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना। तो ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र एक वो अर्थशास्त्र है जहां पे किसी एक व्यक्ति के व्यवहारों के बारे में अध्ययन करते हैं। आप लोग लिख लीजिए भाई, चलो देखते हैं। यहां एक व्यक्ति के, क्या लिखोगे, एक व्यक्ति के व्यवहारों के बारे में
अध्ययन करता है। समझ में आई बात? यह एक व्यक्ति के व्यवहारों के बारे में अध्ययन करता है। लिख लीजिएगा भाई, इट रेफर्स टू स्टडी ऑफ, है ना, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। कोई दिक्कत है? इंडिविजुअल बिहेवियर, पक्का, बहुत बढ़िया, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। अच्छा, इस तरीके से अगर मैं दूसरी बात करूं, अगर यहाँ पे, अच्छा ये पहला है, बट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो मैक्रो में जो ए है ना, ए मतलब होता है एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है समग्र, समग्र का मतलब होता है टोटल। बाजार में पूरे देश की मांग कितनी है, बाजार में रहने वाले, सॉरी पूरे भारत देश में, पूरे भारत देश में 125 करोड़ 140 करोड़ लोगों की मांग कितनी है, पूरे भारत देश में गरीबी कितनी है, पूरे भारत देश में बेरोजगारी कितनी है, पूरे भारत देश में रहने वाले लोगों की इनकम कितनी है। एक लोगों की बात की क्या मैंने? नहीं, 100 मतलब 140 प्लस करोड़ लोगों की बात की। तो हमेशा ये समग्र व्यवहारों का अध्ययन करता है। मैं बोल सकता हूं क्या कि एक ऐसा विषय है जो बेसिकली समग्र व्यवहारों का अध्ययन करता है, समग्र व्यवहारों, है ना, क्या बोल सकते हैं बताओ? समग्र व्यवहारों का, ठीक है, अध्ययन करता है, लिखे अध्ययन करता है। यहां प्यारे दोस्तों समग्र व्यवहारों का अध्ययन करता है ना, स्टडी द एग्रीगेट बिहेवियर, क्या करता है? एग्रीगेट बिहेवियर, इट स्टडी द एग्रीगेट बिहेवियर। समझ में आ गई भाई? बोलो जल्दी से फास्ट। दूसरी बात, अच्छा बताओ कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, आपको क्या लगता है? ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियस सी बात है। ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ये एक अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है और ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ में कि नहीं है? तीसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो क्या? सर एग्जाम्पल में क्या बताओगे, बताओ। उदाहरण में लिख सकते हो क्या कि डिमांड ऑफ राम, ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, वस्तु की लागत इत्यादि, ठीक है, राम की मांग, वस्तु की लागत। यहाँ पे प्यारे दोस्तों तीसरा अगर आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहो, चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगर आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहो तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या डाल सकते हो बताओ? डिमांड ऑफ राम की जगह आप लोग यहाँ डाल सकते हो क्या? एग्रीगेट डिमांड, मतलब है ना, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को बोलते हैं समग्र मांग। क्या बोलते हैं? समग्र मांग, वस्तुओं का समग्र मांग। या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि राष्ट्रीय आय, हिंदी में बोल रहा हूँ, लिखते रहिएगा, समग्र मांग ऊपर वाला, ये हो गया राष्ट्रीय आय। और इस तरीके से नेक्स्ट लिख लीजिएगा गरीबी, नेक्स्ट लिख लीजिएगा आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट इत्यादि इत्यादि। क्या लिखोगे? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पॉवर्टी, और यहाँ लिख लो क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात समझो, हम सब लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक नाम से जानते हैं, वो नाम है प्राइस थ्योरी। क्या नाम है बताओ? माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम सब लोग प्राइस थ्योरी यानी मूल्य सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मूल्य सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बट ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम सब लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसको बेसिकली आय एवं रोजगार का सिद्धांत, आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी बोला करते हैं, रोजगार का सिद्धांत भी बोला करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इसको बेसिकली आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी बोलते हैं। स्क्रीन पे देखिए और कोई डाउट है तो हमसे पूछिए, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार जल्दी से फास्ट बताओ, है ना। चलो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, ये सारी कहानी क्लियर है कि नहीं? ये सारी कहानी क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे अभी पूछिए। ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ाया है, समझाया, सिखाया है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो से डिफरेंस कई बार पूछा गया है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे ना, प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो कई बार ये पूछ लेता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो आंसर है प्राइस थ्योरी। कई बार ये पूछा होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरे नाम से, मतलब दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये हमारे पास कई बार ऐसा हो सकता है, ठीक है। आइए बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस देखो। अच्छा बताओ, जो जीएसटी है या नोटबंदी है, नोटबंदी सही था या गलत था? बताइए, नोटबंदी जो था वो सही था या गलत था? बताओ, बताओ ना यार।
तो मुझे पता है अभी आप लोग कहोगे सर जी, कोई कहेगा आप में से सही था, कोई कहेगा सर अपने से गलत था, कोई अपने विचार रखेगा, है ना, कोई कहेगा सर सही था, कोई कहेगा गलत था। मतलब क्या होगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने आइडिया रखोगे, आपके अपने आइडिया हैं, किसी के अपने व्यूज़ हैं, किसी के अपने सजेशंस हैं, ठीक है, किसी के अपने सजेशंस हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सभी के सभी जो चीज़ें होती हैं वो मानक अर्थशास्त्र का पार्ट होता है। आप सभी को पता है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो हमारे पास जीएसटी हो, तमाम प्रकार की नीतियां हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था में आती रहती हैं, या दुनिया में तमाम प्रकार की नीतियां, तमाम प्रकार की योजनाएं या तमाम प्रकार की जो चीज़ें चलती रहती हैं। हर एक जो चीज़ें हैं वो पूरे दुनिया को, तो दुनिया के लिए बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती। जैसे किसी के लिए जीएसटी गलत है, किसी के लिए जीएसटी बहुत अच्छा है, किसी के लिए नोटबंदी बहुत अच्छा है, किसी के लिए नोटबंदी बहुत बेकार है। तो सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना सजेशंस है। हर कोई कहता है भाई कि नोटबंदी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। कोई कहता है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में क्या चीज है, एक्चुअल में जो मतलब बिल्कुल फैक्चुअली जो हुआ क्या, तो एक्चुअल में एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो फैक्चुअली बिल्कुल सही है, फैक्चुअली बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल ट्रुथ है, जो बिल्कुल क्या है, जो ट्रुथ है, एक प्रकार से जो एक प्रकार से ट्रुथ स्टेटमेंट के रूप में काम कर रहा है ना, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। बट अगर जो कुछ आइडिया है, कोई व्यूज है, कोई सजेशंस है कि नोटबंदी के ऊपर किसने क्या क्या व्यू, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या बोला, है ना, नोटबंदी के ऊपर मान के चलो कि बराक ओबामा ने क्या बोला, उनके क्या व्यूज रहे, तो एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आएगा वो पार्ट, ठीक है। जीएसटी के ऊपर मान के चलो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला, तो हमारे पास किस में आएगा, नॉर्मेटिव में आएगा। बट जीएसटी एक्चुअल में क्या चीज है, फैक्ट क्या है, बिल्कुल मतलब जो एक्चुअल में लॉन्च हुआ तो उसका उसमें कुछ बताया होगा ना कि क्या क्या है, तो वो फैक्चुअल जो ट्रुथ स्टेटमेंट वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। दूसरा प्यारे दोस्तों, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बताता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, है ना, कि क्या होना चाहिए। अच्छा, ये क्या बताता है, ये तो पहली बात हो गई। और ये क्या बताता है कि भैया क्या क्या हो सकता है, व्हाट ऑट टू बी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार, नोटबंदी में ना सर पहले 2-3 दिन पहले या कम से कम 10 दिन पहले बताया जा सकता था कि भैया नोटबंदी होने वाली है। सर ये हो सकता है, सर नोटबंदी में सर ये भी किया जा सकता था, सर नोटबंदी में सर ये भी किया जा सकता था। सर कोई तो कहता था कि सर नोटबंदी में सर घर पे भी नोट भिजवा दिया जा, मतलब भिजवा देना चाहिए सरकार को, कि क्यों लाइन में लगे। तो ये क्या है भाई, व्हाट ऑट टू बी, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यहां लिख लीजिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है, एक प्रकार के वो सजेशंस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होना ही चाहिए, मैंडेटरी चीज, क्या होना ही चाहिए, जो जो चीजें होना चाहिए, ठीक है, वो किस में आ जाएगा बताओ, व्हाट शुड बी। एक बार मैं स्क्रीन से हटता हूं, आप लोग उसको देखिए, और कोई डाउट है तो फिर हमसे पूछिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार मैं स्क्रीन से हट चुका हूं, अगर कोई डाउट है तो प्लीज प्यारे दोस्तों अभी हमसे पूछो, जल्दी से फास्ट। चलो अच्छा, ये तो रिकॉर्डेड है यार, सही बात है, कैसे पूछोगे, है ना, ये भी तो बात सही कहा। इकोनॉमिक्स को हमने नेचर वाइज पढ़ लिया, नेचर वाइज पढ़ने के बाद हमने सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ लिया हमने। अब इसके बाद हमारे पास देखो क्या आता है, अब यहाँ पे एक शब्द आता है इकोनॉमी। क्या आता है बताओ, इकोनॉमी। इकोनॉमी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे बीच में, जो इकोनॉमिक्स जो बिल्कुल नहीं जानते, वो सोचते हैं ये रखा मैंने इकोनॉमिक्स और ये लिखा मैंने इकोनॉमी, ठीक है, और एक रखा मैंने इकोनॉमिक, ये इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, तीनों एक नहीं है। यहाँ पे अंग्रेजी का कोई खेल नहीं है कि भैया यहाँ पे सिंगुलर है तो ये प्लूरल है, ऐसा नहीं। ये एक विषय है ना। ये इसका मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं दुकान में जाके भाई सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, चीप एंड बेस्ट दिखा दो, तो जब भी चीप एंड बेस्ट की बात होती है इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक। जैसे सपोज मैंने कहा मुझे मोबाइल दो जो सस्ता भी और बहुत अच्छा भी हो, तो मुझे बहुत इकोनॉमिक मोबाइल चाहिए। इकोनॉमिक समझते हो क्या मतलब, एक सस्ता और बेस्ट। तो इकोनॉमिक एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द है चीप एंड बेस्ट का, ठीक है। चलिए अब कहानी आती है इकोनॉमी का। ये इकोनॉमी अलग है,
इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, अभी मैं हटा दूं, इकोनॉमिक्स क्या है, मैंने आपको पढ़ा दिया ना, इकोनॉमिक्स संसाधनों का कैसे कुशलतम उपयोग करेंगे, वो इकोनॉमिक्स है। यहां पे कोई सिंगुलर प्लूरल वाला कोई खेल नहीं है। कहानी आती है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक वो सिस्टम है, एक वो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक वो सिस्टम है जिस सिस्टम में लोग रहते हैं और उस लोग रहने के बाद तमाम प्रकार की क्रियाओं को करके वो अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। इकोनॉमी इज अ सिस्टम जहां पे लोग रहते हैं और लोग रहने के बाद तमाम प्रकार की क्रियाओं को करके वो अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग बोलते हैं भारत देश की अर्थव्यवस्था, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, भारत देश की अर्थव्यवस्था। तो भारत देश की अर्थव्यवस्था में हम लोग, मैं जैसे मैं रहता हूं ना, और मैं टीचिंग का कार्य करके अपना जीवन यापन करता हूं, ऐसा ही है ना भाई। तो इसी तरीके से भारत देश की अर्थव्यवस्था में लोग रहते हैं तमाम प्रकार की, कोई इंजीनियरिंग करके, कोई डॉक्टर करके, कोई लॉयर करके, कोई टीचिंग करके, कोई मतलब मजदूरी करके, कोई तमाम प्रकार की क्रियाओं को करके वो अपनी इच्छाओं की संतुष्टि, इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो इकोनॉमी, इसी को हम लोग इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इकोनॉमी अगर आपको लिखना है तो इकोनॉमी एक छोटा सा डेफिनेशन लिख सकते हो, इकोनॉमी इज अ सिस्टम, क्या लिखोगे, इकोनॉमी एक ऐसा क्या है भैया, ये एक सिस्टम है जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे लोग रहते हैं, पीपल लिव एंड अर्न देयर लिविंग, अपने, है ना, मतलब एक प्रकार से जीवन जीने के लिए, अर्न देयर लिविंग, ठीक है, फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो अब इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर पीपल लिव, अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं, तो अब यहाँ पे इकोनॉमी एक, है ना, अर्थव्यवस्था एक वो प्रणाली है जहां पे लोग जीवन यापन करने के लिए तमाम प्रकार की क्रियाएं करते हैं। अब एक प्रकार से एक्टिविटीज, कितनी एक्टिविटीज परफॉर्म इन इकोनॉमी, एक्टिविटीज परफॉर्म इन एन इकोनॉमी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ऐसी कितनी प्रकार की एक्टिविटीज, क्रियाएं होती हैं, ऐसी कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में होने वाली क्रियाएं, लिख लो भैया, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में होने वाली क्रियाएं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अर्थव्यवस्था में होने वाली कौन कौन सी क्रियाएं हैं, आइए समझते हैं। अर्थव्यवस्था में होने वाली कौन कौन सी क्रियाएं हैं, आइए समझते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। बड़े प्यार से देखो भाई, अर्थव्यवस्था में होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी। सबसे पहला जो क्रियाएं होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। किसी भी अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, वो होता है प्रोडक्शन। दूसरा हमारे पास होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं वितरण, क्या बोलते हैं, वितरण। इस तरीके से तीसरा होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं कंजम्पशन, क्या बोलते हैं, कंजम्पशन, यानी उसको बोलते हैं हम लोग उपभोग, क्या बोलेंगे, उपभोग। ठीक भाई, समझ गए, नहीं समझ गए। तो ये तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उत्पादन, वितरण और उपभोग। पहला उत्पादन, दूसरा वितरण, तीसरा उपभोग। ये तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं, आप लोग इसको देखिए ध्यान से। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब ये तीन प्रकार की क्रियाएं क्या कहती हैं, आइए समझते हैं। ये जो तीन प्रकार की जो क्रियाएं हैं, ये क्या कहते हैं, देखो। पहले अभी क्या हो रहा है, पहले आज में 1 अप्रैल है, मान लो फॉर एग्जांपल, हालांकि आज कौन सी डेट है, ठीक है, आज 16 फरवरी है। आज मान लो ये 16, मतलब आज 1 अप्रैल है या 16 फरवरी है, चलो 16 फरवरी समझोगे तुम, नहीं है, अंडरस्टैंड, मान लो 1 अप्रैल है। अब 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक मैं काम करूंगा। 1 अप्रैल से लेकर मैं 30 अप्रैल तक मैं अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस करूंगा, मैं टीचिंग सर्विसेज दूंगा, पक्का। तो सबसे पहले मैंने टीचिंग सर्विसेज प्रोड्यूस किया। इसके बाद क्या होगा, फिर निर्मल सर मुझे सैलरी देंगे, तो एक प्रकार से सैलरी मुझे डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्होंने मुझे दिया ना। अब जो मेरे पास जब सैलरी आ गया, जब मेरे पास इनकम आ गया, फिर मैं जाऊंगा मॉल में, मैं बर्गर, पिज्जा, ना शर्ट वार्ट मैं सब खरीदूंगा। इसका मतलब मैं कंजम्पशन करूंगा, है ना, समझ में है कि नहीं है? फिर से मैं उत्पादन करूंगा, फिर जो मुझे पैसा मिलेगा फिर से मैं उपभोग करूंगा। तो ये जो तीनों क्रियाएं हैं, वो तीनों क्रियाएं इस तरीके से चलती रहती हैं। तो आप लोग बोल सकते हो कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ये तीनों क्रियाएं हमारे पास हमेशा किसी भी अर्थव्यवस्था में इसी तरीके से चलती रहती हैं। समझ गए भाई? कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप लोग, है ना,
चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो है ना, अगर प्रॉब्लम्स की बात करें किसी देश की अर्थव्यवस्था में, प्रॉब्लम्स मतलब एक प्रकार से जो समस्याएं होती हैं ना, वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे पास किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की प्रॉब्लम होती है। एक जो प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं हम लोग केंद्रीय समस्याएं। प्यारे दोस्तों, पहला हो गया हमारे पास केंद्रीय समस्याएं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इस तरीके से हमारे पास दूसरा हो गया, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बोलते हैं आर्थिक समस्याएं। क्या बोलते हैं? आर्थिक समस्याएं। पहचान होनी चाहिए कि भैया कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं और कौन सी हमारे पास आर्थिक समस्याएं। कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं और कौन सी आर्थिक समस्याएं हैं, आइए हम लोग पहले इसकी पहचान करते हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आइए समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना तब आपको चीजें पता लगेंगी। तो केंद्रीय समस्याएं कौन सा? सबसे पहला जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो क्या है? देखो, सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। पहला जो केंद्रीय समस्या है वो ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि भैया क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब क्या? एक प्रकार से कैसे उत्पादन करें। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों होता है क्या? कैसे उत्पादन करें। बड़े प्यार से समझना, कैसे उत्पादन करें। नेक्स्ट होता है हमारे पास तीसरी बात आती है, उसको बोलते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें, ठीक है। क्या लिखोगे बताओ? किसके लिए उत्पादन करें। भी समझेंगे कि करके, घबराइएगा नहीं, किसके लिए उत्पादन करें, ठीक है। अब इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, मैंने कहा भाई चलो एक काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई चलो बिजनेस करोगे? आपने कहा जी सर मैं बिल्कुल बिजनेस करूंगा। हमने कहा चलो बिजनेस करते हैं। तो आपको कहा सर जी हमारे दुनिया में तो सर चेयर है, टेबल है, फैन है, फर्नीचर है, राइस है, वीट है, कैमरा है, लाइट है ना, लकड़ी है ना, बहुत सारी बॉटल्स है, किताब है, पता नहीं क्या क्या है। सर हम किस चीज का उत्पादन करें? हम सर किस चीज का बिजनेस करें? वी पीपल आर जस्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड। हम कंफ्यूजन में, इतनी सारी वस्तुएं, क्या उत्पादन करें, ये सबसे बड़ी हमारे लिए क्या है? समस्या है। पक्का ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या उत्पादन करें? और अगर मान के चलो हमने बोल बता भी दिया या सोच भी लिया या सॉल्यूशन निकाल भी लिया कि चलो शर्ट का उत्पादन करना है, तो कितनी क्वांटिटी में शर्ट का उत्पादन करना है? 10 शर्ट बनाने हैं, 20 बनाना है, 50 बनाना है, 100 बनाना है, 1 करोड़ बनाना है, 10 करोड़ बनाना है, कितना बनाना है? कोई आइडिया नहीं है। तो एक प्रकार से क्या बनाएं और कितना बनाएं, है ना, क्या बनाएं और कितना बनाएं, ये अपनी अपने बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं क्या, कि क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, उत्पादन करें और कितनी मात्रा में, और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में उत्पादन करें, ये हमको नहीं पता। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब क्या होता है? अब मान के चलो हमने सॉल्यूशन निकाल लिया कि भैया शर्ट का उत्पादन करना है और 1000 शर्ट बनाना है। शर्ट का उत्पादन करना है और 1000 शर्ट बनाना है। तो अब कहानी आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। अब समस्या क्या आती है? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमारे पास दो तरीका होता है, एक होता है ए, दूसरा होता है बी। एक होता है हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक तरीका क्या होता है उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, समझना ध्यान से। और दूसरा होता है हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है? जब भी किसी भी वस्तु का उत्पादन अधिकतम से अधिकतम लेबर श्रम बल का इस्तेमाल किया जाए, जब भी किसी भी वस्तुओं का उत्पादन अधिकतम श्रम बल यानी अधिकतम लेबर के जरिए अगर उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या कहलाता है। अगर ऐसा कोई भी उत्पादन, अगर मान के चलो जो अधिकतम से अधिकतम मैक्सिमम, मेरे प्यारे दोस्तों, मैक्सिमम मशीन यानी मैक्सिमम मशीन का इस्तेमाल करके अगर उत्पादन किया जाता है, अगर ऐसा कोई भी वस्तु का उत्पादन जो अधिकतम से अधिकतम मशीन का इस्तेमाल करके किया जाता है, उसको हम सब लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बोला करते हैं। किसी भी वस्तु का उत्पादन अगर मशीन के जरिए किया जाएगा तो उसको हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बोला करेंगे। तो यहां पे ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हम लेबर का इस्तेमाल करके उत्पादन करें। भाई शर्ट का उत्पादन करना है, लेबर का इस्तेमाल करके हम उत्पादन करें या मशीन का इस्तेमाल करके उत्पादन करें, है ना। क्योंकि भैया लेबर के जरिए उत्पादन करेंगे समय ज़्यादा लगेगा,
लागत भी अधिक लगेगी और कम उत्पादन होगा, क्वालिटी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेकार हो सकता है। मशीन का उत्पादन करेंगे तो मशीन में क्या होगा कि सर जी कम समय में अधिक उत्पादन करेगी, लागत भी कम होगा और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। एक सबसे एडवांटेज है कि श्रम में लेबर के जरिए हमें ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। मशीन में क्या होगा कि पहले हमें 10 लाख 20 लाख की मशीन खरीद के लानी पड़ेगी, तो प्रारंभिक पूंजी ओपनिंग जो एक प्रकार से बिगनिंग जो कैपिटल है वो थोड़ी सी मशीन में ज़्यादा हो सकती है, लेबर वाले में कम हो सकती है। तो अभी उसमें एक प्रकार से चॉइस करना है कि हम किसका सहारा लेके हम उत्पादन करें, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है। नेक्स्ट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। अब एक बात बताओ, ये आपको भी पता होगा कि हम जो वस्तु बना रहे हैं हम किसके लिए वो उत्पादन करें। भाई हमारे यहाँ 3 सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, रिच भी है, मिडिल क्लास भी है और पुअर भी है। हमारे पास रिच सेक्शन भी है, मिडिल क्लास भी है, पुअर सेक्शन भी है। हम किसके लिए उत्पादन करें, हम किसके लिए वस्तु का उत्पादन करें, ये सबसे बड़ा हमारे लिए क्या है, एक सवाल है। क्या जो पिज्जा और बर्गर बनाने वाली कंपनी क्या गरीबों के लिए बनाती है? द आंसर इज नो। क्या पिज्जा और बर्गर बनाने वाली कंपनी कभी गरीबों के लिए उत्पादन करती है? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका टारगेट फिक्स है, मिडिल क्लास या तो हम लोग रिच क्लास के लिए बनाएंगे। जो रेमंड का जो शर्ट आता है, पीटर इंग्लैंड का जो शर्ट आता है ना, जो ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं, एडिडास के जो शूज होते हैं, आपको क्या लगता है कि जो एडिडास के जो 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार के जो जैकेट आते हैं, क्या वो कंपनी एडिडास क्या गरीब आदमी को टारगेट करके बनाती है? नहीं। उसको पता है कि भैया हमें रिच सेक्शन के लिए टारगेट करके बनाना है। तो जो आप वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, आप रिच के लिए कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं, या हम लोग पुअर क्लास के लिए कर रहे हैं। और आज तक ये डेटा आज तक हमें नहीं मिल पाया कि रिच कितने हैं और मिडिल क्लास में कितने हैं और पुअर क्लास में कितने हैं। तो हम किसके लिए उत्पादन करें, ये हमारे लिए क्या है बताओ, एक प्रकार से बहुत बड़ी समस्या, एक प्रकार से बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो ये हमारे पास 3 जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसी तरीके से हमारे पास 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं भाई, है ना। 3 हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, उसको बोलते हैं क्या, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं, सबसे पहला जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस को बोलते हैं संसाधनों की कमी। क्या बोलते हैं, संसाधनों की कमी। तो सबसे पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है संसाधनों की कमी, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। दूसरा होता है हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स। अच्छा एक बात बताओ, अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या होता है, असीमित इच्छा। क्या है बताओ, असीमित इच्छा। अच्छा इस तरीके से तीसरा हमारे पास होता है क्या, रिसोर्सेस हैविंग, है ना, रिसोर्सेस हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, है ना, ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो रिसोर्सेस हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये भी है ना, संसाधनों का विभिन्न विभिन्न उपयोग, संसाधनों के, ठीक है, के विभिन्न विभिन्न उपयोग, ठीक है, संसाधनों के विभिन्न 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 उपयोग। ठीक है भाई, चलो। तो अभी यहाँ पे संसाधनों का विभिन्न विभिन्न उपयोग यहाँ लिख दिया। इसको लिख सकते हो क्या, असीमित इच्छा। क्या लिख सकते हो बताओ, असीमित इच्छा। अब कहानी आती है, अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या है। सबसे पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या कहता है उसको देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, आज असीमित, क्या किसी को धूप की दिक्कत हुई, क्या किसी को हवा की दिक्कत हुई? नहीं। एयर और सनलाइट हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, एयर और सनलाइट से कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। बट लोग, इंसान, मतलब कोई, मतलब लोग, चेयर टेबल फैन फर्नीचर राइस वीट पल्सेस, इन सब से क्या होता है लोगों को प्रॉब्लम, मतलब लोगों को प्रॉब्लम इन द सेंस कि भैया चाहिए होता है 10 किलो, मिलता है 1 किलो। तो संसाधनों की कमी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। असीमित इच्छा है, सीमित इच्छा होती तो चलो ठीक है, अगर हमारी 1 किलो की इच्छा हो, आज हमारे पास मान के चलो 10,000 रुपये इनकम है तो सोचते हैं 20,000 कमा ले, 20,000 इनकम होती है 50,000 कमा ले, 50,000 इनकम होती है 1 लाख कमा ले। फिर सोचते हैं कि पहले 2 व्हीलर ले लें, फिर सोचते हैं 4 व्हीलर ले लें, फिर सोचते हैं लैम्बोर्गिनी ले लें, फिर हम सोचते हैं पता नहीं क्या ले लें, फिर बंगला ले लें, पता नहीं क्या। तो असीमित असीमित इच्छाएं, संसाधन तो असीमित है नहीं। तो रिसोर्सेस हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कैसे, ये अभी आप एक बात बताओ, दूध से क्या क्या बना सकते हैं, तो आपको अगर दूध से हम मिल्क बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। अब एक बात बताओ, हमारे पास मान लो 1,000, सॉरी, एक एक लीटर मिल्क हो, 1 लीटर मिल्क हो। अगर 1 लीटर मिल्क अगर सिर्फ पीने के उपयोग आता, सिर्फ और सिर्फ पीने के उपयोग आता, अगर ये जो 1 लीटर मिल्क है, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर ये पीने के उपयोग आता, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 लीटर मिल्क पी जाते, पेट भर जाता, आहार पौष्टिक मिल जाता। बट इसी से आपको दूध दूध भी बनाना है, मतलब इसी से आपको जो है एक प्रकार से कर्ड बनाना है, दही बनाना है, दूध तो दही।
इसी से आपको कर्ड भी बनाना है, इसी से आपको दही भी बनाना, मतलब एक प्रकार से घी भी बनाना है, इसी से आपको बटर भी बनाना है, इसी से आपको मतलब क्या बोलते हैं पनीर भी बनाना है, इसी से आपको जो है मिठाई भी बनाना है, इसी से आपको सेवई भी बनाना है, इसी से आपको खीर बनाना है, इसी से आपको तमाम रबड़ी भी बनानी है। भाई 1 लीटर मिल्क कितना बांटेगा भाई, बताओ ना। सब पे सब पता चले इतने सारे मिल्क से संसार, इतने सारे इस मिल्क के उपयोग हैं कि सब जगह 200-200 ग्राम मिल जा रहा है। तो ना तो 200 ग्राम पीने में मजा आएगा, ना मिठाई बनाने में मजा आएगा, ना दही बनाने में मजा आएगा, तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाया। तो एक प्रकार से ये क्या हुआ, रिसोर्सेस के बहुत सारे विभिन्न विभिन्न उपयोग हैं। ये भी एक हमारे पास क्या है बताओ, एक प्रकार से आर्थिक यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताऊं आपको, जब आप प्रश्न देखोगे तो प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि आप पहचानिए भैया हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप पहचानिए कि आर्थिक प्रॉब्लम कौन कौन से हैं। इसकी पहचान आपको आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास इसकी पहचान है फिर आपको कोई डाउट नहीं आएगा। एक बार मैं स्क्रीन से हटता हूँ, इसको आप लोग एक बार प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वेरी 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 गुड बाय फॉर टुडे। सभी को तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी बंधुओं का तहे दिल से आभार। और मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसका नोट्स बनाते हुए चलें, निश्चित रूप से आप लोगों के सब्जेक्ट पे पकड़ भी बन जाएगी और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।